सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ पंच। मैं हूं आमना खटाना। आगाज़ में बात करेंगे पाक अफगान ताल्लुकात के हवाले से। पाकिस्तान के सफ़ीर जो कि अमेरिका में मौजूद है, रिजवान सईद साहब, उन्होंने इस हवाले से कमेंट किया है और वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान को दहशतगर्दी के हवाले से चैलेंजेस दरपेश हैं। अफ़गानिस्तान से जन्म लेने वाली दहशतगर्दी ने पाकिस्तान को बहुत नुकसान पहुँचाया। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान सरहद को बैनुल-अक़वामी बॉर्डर के तौर पर लिया जाना तारीख़ी हकीकत है। इसी हवाले से आज वज़ीर-ए-आज़म की सदारत में वफाकी काबीना का अहम इजलास भी हुआ, जिसमें अफ़गान अमन मुआहदे के हवाले से वज़ीर दिफा ने ब्रीफिंग दी। और अब देखना ये है कि जो दोहा मुज़ाकरात हैं उसका जो अगला दौर 25 अक्टूबर को होने जा रहा है इस्तांबुल में ये होगा। इसमें क्या तय पाता है, किस तरीके से मामलात को आगे लेकर जाएंगे, इसी लिए तशामुल हक साहब सीनियर एनालिस्ट हमारे साथ हैं। उनके साथ साथ ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, सीनियर डिफेंस एनालिस्ट। दोनों को वेलकम करते हैं प्रोग्राम में। एहतशाम साहब, सबसे पहले मैं आपसे चाहूँगी कि खबरें क्या है इस्लामाबाद से इस सिलसिले में। अब जो अगला दौर है उसमें क्या निगोसिएशंस होंगी, किस तरह से मामलात को आगे बढ़ाया जाएगा, क्योंकि इस दौरान हम देख रहे हैं कि हमारा एक तजारती वफ्द भी अफ़गानिस्तान गया और वहाँ से मज़ीद तजारत को किस तरह से आगे बढ़ाया जाए या तजारती मामलात में कैसे पेशरफ्त की जाए, इस पर भी बात हुई है। सो वो किस हद तक इस मामले को बेहतर कर सकता है कि हमारा जो भी सीज़ फायर हुई हालिया उसमें बेहतरी लाने के लिए। देखिए, हम ना दो तीन चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। देखें, सीज़ फायर लाइन और सीज़ फायर जो है इसको अगर होल्ड किया जाता है, जैसा कि एक ही शिक है बकौल हमारे वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के कि अगर दरअंदाजी हुई तो फिर ये मायदा जो है ना ख़त्म हो जाएगा। मेरा ख्याल है इसकी आवाज़ जो है ना ये सारे बड़े बड़े कैपिटल में सुनी गई है और मेरी इत्तला भी है, सफारती ज़राए से मुझे बहुत कुछ पता भी चला है, मैं आपसे शेयर भी करता हूँ। देखें, इस वक्त सूरत हाल ये है कि एक तो बड़ा सीरियसली अमेरिका जो है ना मॉनिटर कर रहा है सारी सूरत हाल को, और उन्होंने भी दोहा से, सऊदी अरब से, यूएई से भी राब्ते में और पाकिस्तान से भी राब्ते में है। और उनका ये मानना है कि भी हमें दहशतगर्दी के हवाले से इस रीजन में, संकलेशिया में और बियॉन्ड दैट हमारे बहुत ज़्यादा जिसको कहते हैं तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इनको दूर करना ज़रूरी है। इसके साथ साथ उनका ये ख्याल है कि जितनी ज़्यादा ईरान और अफ़गानिस्तान के ज़रिए आमना और फिर पाकिस्तान आके वो जो ड्रग्स हैं, वो नारकोटिक्स, वो आती हैं यहाँ से फिर वेस्ट अमेरिका में जाती हैं, उसका हजम कहा जा रहा है कई गुना बढ़ गया है। ये उनके लिए बड़ी परेशानी की बात हो रही है। इसी पे पहली बात बता दूँ कि एक फ़ैसला हो चुका है कि अमेरिका की ड्रग इन्फोर्समेंट एजेंसी का और पाकिस्तान की एजेंसी जो है ना, इस हवाले से जो नारकोटिक कंट्रोल किए हैं, एक उनके साथ बड़ा एक कोऑपरेशन का प्लान किया गया है। इस हवाले से वो कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान की FIA और कस्टम को ट्रेनिंग भी देंगे कि किस तरीके से इस ड्रग्स को और क्या कहते हैं नारकोटिक्स जो है ना, इसको हम कैसे रोकेंगे। दूसरा, अफ़गानिस्तान के हवाले से हम ना देखें, एक चीज़ जो हमारे लिए बहुत अच्छी हुई है, जो मुझे पता चली, वो ये है कि अमेरिकन को बड़ा शिद्दत के साथ एहसास हो रहा है कि $7.2 बिलियन का जो असला छोड़ के गए थे, उसमें कुछ चीज़ें जो इस्तेमाल कर सकते हैं, उनमें नाइट विजन गॉगल्स भी हैं। बाज़ार ये लगता है कोई इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं, लेकिन दुश्मन को बड़ी दूर से देखा जा सकता है। इसको सामने रखते हुए हमने देखा हालिया दिनों में अपनी पोजीशन चेंज करते हैं और पाकिस्तान से ज़्यादा इस हवाले से कहा जाता है कि उनके पास ये टेक्नोलॉजी है। अब ये फ़ैसला हुआ है, मेरी इत्तला ये है, सफारती ज़राए बता रहे हैं कि एक बड़ा भरपूर पाकिस्तान के साथ कोऑपरेशन किया जाएगा। इसका अल्टरनेट पाकिस्तान को देने की बात हो रही है और इस हवाले से कहा जा रहा है कि जो मिलिट्री टू मिलिट्री आमना, मार्क माई वर्ड, जो कोऑपरेशन है ना, उसको इतना बढ़ाया जा रहा है। ये जब ये फ़ैसला हुआ था, जब पहली दफ़ा आपने देखा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर भी और आर्मी चीफ अपना फील्ड मार्शल भी गए थे अमेरिका, फिर जब दूसरी दफ़ा टैंपा फ्लोरिडा गए थे हेडक्वार्टर सेंटकॉम में अपना फील्ड मार्शल, उस तक बहुत सारी चीज़ें तय हुई थी। और आपको लाइटर नोट पे बताऊंगा, आपको याद है कि उस वक्त जब वापस आ गए थे, प्रेसिडेंट ट्रम्प ने एक पैगाम दिया था, बल्कि मेरी तरह ये कि इनको जब नासिम को फ़ोन किया था कि आप अमेरिका आए तो मुझे नहीं मिले, तो उनकी मुलाकात नहीं हुई थी दोबारा। तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें तय हुई हैं, क्योंकि अमेरिका का भी बड़ा प्रोफाउंड इंटरेस्ट है, कौमों का, मुल्कों का इंटरेस्ट है। वो कहते हैं खाली कोई ऐसा नहीं किसी को कर रहा होता। अमेरिकों को पता है कि हमें अब इस रीजन में दोबारा से आना है, दोबारा से अपने मामला ठीक करने, क्योंकि वो तो एक बात ही ख़त्म हो गई, बगराम देंगे नहीं देंगे, वो तो शायद बड़ा मुश्किल काम है। अच्छी बात आमना, ये जो मेरे ज़राए बता रहे हैं कि चाइना को और अमेरिका को दोनों को कोई इतराज़ नहीं है कि पाकिस्तान चीन के साथ ताल्लुकात जो रखता है किस तरह है, पाकिस्तान अमेरिका के साथ ताल्लुकात रखता है तो कैसे हैं।
बल्कि पाकिस्तान तो प्ले कर रहा है फैसिलिटेटर का रोल कि इनके अख्तिलाफ़ात जो हमने 70s में एक दफ़ा हल किए थे, कोसिजिन आपने देखा अपना ये क्या कहते हैं किसिंजर गए थे वहाँ पे और उसके बाद निक्सन जाके वायदा किया था उन्होंने, अमेरिका चाइना में इनके ताल्लुकात बहाल हुए थे। तो पाकिस्तान वो भी अगरचे हमारे इतना ज़्यादा क्लाउड नहीं है लेकिन फिर भी हम अपने गुड ऑफिस ऑफर कर रहे हैं। तो पाकिस्तान का इस लिहाज से हमने जो अब कॉपरेशन, एक तो दहशत गर्दी के हवाले से हमें एक बड़ी भरपूर सपोर्ट मिल रही है और मज़ीद मिलेगी अमेरिका की तरफ से ताकि इसको रोका जाए। और उनको भी लग रहा है कि जी ये दाइश आईएसआईएस वाले और ये टीटीपी और टीटीए भी अफगान तालिबान पे भी एतमाद नहीं कर रहे कि ये भी अब किसी और तरफ खेल रहे हैं। इशारा उनका बड़ा वाज़े तौर पे जो है ना वो इंडिया की तरफ है। भाई दी वे जो हमने खबर दी थी हमने 2 दिन पहले वो सच साबित होती है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि मुत्तकी साहब जब वहाँ गए तो अजय डोवल से उनकी जो मुलाकात हुई थी, जयशंकर से सॉरी, वज़ीर ख़ारजा से, तो तय हुआ था कि जी $3 बिलियन दें, हम दरियाए काबुल पर 3 डैम बनाएंगे, पाकिस्तान का पानी रोकना होगा, छोड़ेंगे और फिर हमें 12 जो हमारे जो आपके सूबे हैं उनमें हमें कौंसलेट जनरल खोलने की इजाज़त दी। इसका भी बड़ा सीरियस नोटिस लिया गया है कि ऑल ऑफ ए सडन इंडियन का क्यों इंटरेस्ट इतना ज़्यादा हो गया। 2021 में चले गए थे, सब कुछ एम्बेसी भी बंद हो गई थी, एम्बेसी भी खोल रहे हैं, पूरा फुल डिप्लोमेटिक रिलेशन बहाल कर रहे हैं। तो क्यों, तो एक इस पर भी उनका कंसर्न है जो हमारे लिए बहुत अच्छा है कि मतलब हमारा रेलेवेंट होना, हमारी बात का सुना जाना, हमने जो पहले सुनी नहीं जाती थी, इतना ज़्यादा झूठा दावा था हिंदुस्तान का कि उनकी बात सुनी जाती थी और उसमें अफगानिस्तान भी जाके अब मंजरनामा बदल चुका है। एक तो वो जंग और बहुत सारे सिचुएशन और बहुत सारे सबूत भी सामने हैं। मैं मसूद साहब की जानिब चलती हूं। इख्तिताम मैं एक चीज़ अगर और आपको बता दूं हमना, इसके अलावा जो हमारा जो बड़ा स्ट्रॉन्ग कॉपरेशन के लिए तय किया गया ना, एक तो वो कह रहे हैं कि जी हम आपको ये जो एक सिलसिला खुल गया है F-16 के लिए जो मिसाइल देने के लिए हिंदुस्तान को बड़ी तकलीफ़ हुई है, ये पाबंदी थी ख़त्म हो गई है। अब ये मुझे बताया जा रहा है कि उस तरह पाकिस्तान पे पाबंदियां नहीं होंगी कि जो पाकिस्तान को पार्ट्स चाहिए या और ज़रूरी असला चाहिए वो पाकिस्तान को मिलता रहेगा। तो मेरा ख्याल है हमने ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है अमेरिका का इस वक्त को चाइना के साथ खड़ा होना, और बाय द वे रशिया भी इस हवाले से खड़ा है कि जी दहशत गर्दी नहीं होनी चाहिए। तो इस लिहाज से तो हिंदुस्तान और अफ़गानिस्तान के जो अज़ाइम हैं यूँ लगता है कि इनको मिल के जो ख़त्म करने का फ़ैसला किया गया कि उनका भी इंटरेस्ट है। सेंट्रल एशिया के ममालिक में दहशत गर्दी हुई, रशिया के अंदर दहशत गर्दी हुई, ईरान टर्की भी जो ऑब्वियसली इस रीजन की स्टेबिलिटी को भी देखते हैं। जैसे आज डार साहब का स्टेटमेंट भी था, कनेक्टिविटी, रीजनल कनेक्टिविटी भी बहुत ज़रूरी है और ऑब्वियसली वो जब तक आप यहाँ पे स्टेबिलिटी नहीं आएगी कैसे मामला बेहतर होंगे। मसूद साहब, ये जो दोहा में पहला दौर हुआ है उसमें जो चीज़ें निकल कर सामने आई हैं, ख़ास तौर पे इनका तालिबान को थोड़ा सा मशरूत कर देना चीज़ों को कि जी वेरीफाइड डिटेल्स ऑफ टीटीपी हाइड आउट्स वो हमें फ़राहम करे पाकिस्तान, और साथ साथ ये भी कह देना कि हमसे एक्सपेक्ट ना करें कि हम कम्प्लीटली इनके टीटीपी के ऑपरेशंस को हॉल्ट या रोक सकेंगे। सो ये जो लिमिटेशन लगाना है पॉलिटिकल या ऑपरेशनल, एक तो ये क्या पैगाम है, दूसरा अब जो सिचुएशन बन चुकी है जब ये मामला इतना संजीदा और ह्यूज बन चुका है, इसमें स्टेक होल्डर्स भी ऐड हैं, तो क्या ये तालिबान अपनी कमिटमेंट से पीछे हट सकेंगे? इनके पास ऑप्शंस क्या हैं? जी हाँ, बहुत शुक्रिया। देखें, एक तो लिमिटेशन तो इस सच, क्योंकि सिंस से ये डिस्क्लोज सच नहीं हुआ कि एक्चुअल बातें क्या हैं, लेकिन 2 इम्पोर्टेंट चीज़ें इसमें हुई। पाकिस्तान की शराइत इसमें मानी गई हैं, पाकिस्तान ने फ्राम ए पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ यहाँ पे बात की है, और पाकिस्तान ने एक चीज़ बड़े वाजे किया है कि जी अगर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म परसिस्ट, सो पाकिस्तान रिजर्व्स द राइट टू स्ट्राइक, प्रिसिशन स्ट्राइक्स कर सकता है, ये उसमें लिखवाया गया है। सो जो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इनको ये भी है कि वो डिसमेंटल करें, टेररिस्ट हाइड आउट्स जो वहाँ पे हैं वहाँ से अलाउ ना करें, और जो दोहा के पहले अकॉर्ड में वहाँ पे इस तरह बातचीत हुई थी। तो एक तो ये इसमें है। जहाँ तक जो आप कह रही है कि बहुत देखें कि पास्ट में प्रोमिसेस वर मेड एंड ब्रोकन, इसमें तो कोई शक नहीं है, और जिस तरीके से हम कह सकते हैं बेट्रेल ऑफ स्टेगरिंग प्रोपोर्शन है यहाँ पे, जिस तरीके से हमारे साथ हुआ है अफगानिस्तान ने, अफगानिस्तान को हमारी ज़रूरत है, हमारी ज़रूरत है अफगानिस्तान को बहुत ज़्यादा है। तो देयरफॉर देखिए वो डिपेंड, सो देयरफॉर दिस दोहा अकॉर्ड ने एक अपॉर्चुनिटी दी है कि अपने आप को साबित करें और इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी साबित करें कि वो जो डिसीजंस हुए हैं उसको इम्प्लीमेंट करना चाहता है, अदरवाइज वो आइसोलेशन में जाएगा। और लेकिन ये है कि इस पूरे सिलसिले में हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जो तहरीक तालिबान सो कॉल्ड फितना और ख्वारिज है
उनकी का राब्ता अफगान तालिबान रजीम के साथ है। अच्छा, एक चीज मेरा ख्याल है, वक्त कम है अपना मसूद साहब, ये जो पख्तीका में गुलबादर ग्रुप के 12 जो कमांडर को मारा गया है, कहा जा रहा है कि इस पे भी वो परेशान है और ये उनको मजबूर कर रहे हैं अफगानिस्तान को वो बिहेव करें। अब देखें, ये जो स्ट्राइक्स हुए थे 17-18 अक्टूबर को, और आपको याद तो उसी दिन ये दोहा की में बातचीत हो रही थी, सो पाकिस्तान ने वहां पे भी मैसेज दिया था कि भाई कि अगर न्यू नॉर्मल एस्टेब्लिश किया है, अगर आप वायलेट करोगे तो वी विल नॉट कि आप सोचेंगे हम स्ट्राइक नहीं करें, हम स्ट्राइक करेंगे। और दूसरा ये है कि अभी इतलात जो आ रही हैं कि ऐसी इतलात हैं कि गुलबहादुर ग्रुप का जो कमांडर था गुलबहादुर हिमसेल्फ ही हैज बीन किल्ड, लेकिन अभी तक कंफर्मेशन ऑफिशियल चैनल से आना बाकी है। अगर ऐसा हुआ है तो बहुत बड़ी कामयाबी है, क्योंकि एक ये बड़ा मजबूत ग्रुप था, खास तौर पे खोस वाले एरिया में, पख्तिया के एरिया में ये वहाँ पे मौजूद था। नॉर्थ वजीरिस्तान में इनका इन्फ्लुएंस है, और स्पेशली बंगू में जितने हमले हुए या नॉर्थ वजीरिस्तान में हुए, जानी खेल में हुए, बकर खेल में हुए, उसमें ये ग्रुप इन्वॉल्व था। सो मेरे ख्याल में इट विल बी ए सीरियस सेटबैक दहशत गर्दों के लिए। फितना और खारिज का एक बड़ा मजबूत ग्रुप था, तो मेरे ख्याल में एक बड़ा वाज़ेह मैसेज जाएगा इसके साथ। अगर ऐसा हुआ है तो पाकिस्तान ने वाज़ेह कहा कि वी विल गो आफ्टर देम, जहां भी वो होंगे, अगर ये अटैक्स जारी रहते हैं। ऑब्वियसली पाकिस्तान के ऑप्शंस भी बढ़ चुके हैं, और पाकिस्तान के पास ये राइट भी है कि वो अपनी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए किसी हद तक भी जाए। थैंक यू सो मच मसूद अहमद खान साहब, हमारे साथ इंतजाम साहब साथ ही रहेंगे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक। कुछ बात करते हैं लोकल बॉडीज़ के इलेक्शंस के हवाले से। ये मामला एक बार फिर खटाई का शिकार हो गया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से पंजाब में तवील अरसे से इल्तवा का शिकार बल्दियाती इंतखाबात के लिए जारी करदा हल्का बंदी शेड्यूल वापस लेने से बल्दियाती इलेक्शन का मामला मुअम्मा बनकर रह गया। इससे कबल इलेक्शन कमीशन ने 8 दिसंबर तक हल्का बंदियाँ फाइनल करने और दिसंबर के आखिरी हफ्ते में पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन कराने का शेड्यूल जारी किया था, मगर अब लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2025 की मंजूरी के बाद इलेक्शन कमीशन ने सूबाई हुकूमत को नए मंजूर करदा एक्ट की रोशनी में हल्का बंदी और हद बंदी कवायद को 4 हफ्तों में हतमी शक्ल देने की मोहलत दी है। नाज़रीन, गुज़श्ता 3 बरस के दौरान 6 मरतबा बल्दियाती कानून में तब्दीली की गई है, 2 मरतबा हल्का बंदियाँ की गई हैं, एक बार तो इलेक्शन शेड्यूल भी जारी हुआ लेकिन बल्दियाती इंतखाबात नहीं हो सके। इस हवाले से हम देख रहे हैं कि नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान इख्तलाफी बयानात फिर आना शुरू हो चुके हैं। अब ये जो बल्दियाती इंतखाबात हैं हो जाएंगे फाइनली, या फिर हम मज़ीद इसमें इल्तवा देखेंगे? एहतशाम साहब, क्या ख़बरें हैं? क्योंकि और इतना डिले आज तक हम देखते रहे हैं, साथ ही साथ ये भी बताइएगा इसकी जिम्मेदारी किस पर जाती है, हुकूमतों पर या इलेक्शन कमीशन भी बराबर का ही शरीक है सारे मामलात में? देखिए, हमना ध्यानदारी की बात है, इलेक्शन कमीशन को बहुत क्रिटिसाइज करते हैं। एट टाइम इलेक्शन कमीशन जो है ना, वो रूलिंग पार्टी जो होती है उसके साथ खड़ा होता है, ये कहने में मुझे कोई आर नहीं है। लेकिन जहाँ तक लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन का ताल्लुक है, ये मेरा ख्याल है हमेशा इलेक्शन कमीशन सीरियस रहा है। और चौथी मरतबा डिले करने के बाद भी आपने देखा इलेक्शन कमिश्नर को एक कहना पड़ा कि जी बज़ाहिर यूँ दिखाई देता है कि ये पंजाब हुकूमत जो है इलेक्शन कराने के मूड में ही नहीं है। अभी कैश देखें, हमने अभी जो आप इंट्रो कर बता रही थी उसमें वो क्या कह रहे हैं, कोई हतमी बात नहीं है। अब ये 4 हफ्तों का जो टाइम दिया गया उसमें कहा गया कि जी ये इलेक्शन कमीशन पंजाब में इलेक्शन का शेड्यूल 8 दिसंबर नहीं, इलेक्शन का शेड्यूल जो है ना वो 8 दिसंबर तक जारी किया जाएगा। दिसंबर तक का कह रहे हैं, ये नहीं कह रहे कि 8 दिसंबर को कर दिया जाएगा। फिर हल्का बंदियाँ होगी और फिर आखिर में कहा जा रहा है कि जी इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान किया जाएगा। किसी जगह भी ये नहीं कहा जा रहा कि हतमी तौर पे ये फैसला हो जाएगा। देखिए, हमना ध्यानदारी की बात है, लोग आज सवाल पूछ रहे हैं कि सियासी जमातें जो हैं वो बल्दियाती अदारों के ख़िलाफ़ क्यों हैं। इसकी वजूहत मैं आपको बताता हूँ, लेकिन इस वक्त तो सूरत हाल ये है कि बाकी तीनों सूबों में बल्दियाती इलेक्शन हो चुके हैं, सिर्फ पंजाब में चौथी मरतबा ये डिले किया गया। और बाज़ाहिर लगता है कि ये इलेक्शन कराने के मूड में नहीं। और कभी बहुत शदीद दबाव आया, सुप्रीम कोर्ट में दोबारा लोग गए, अगरचे सुप्रीम कोर्ट का बड़ा वाज़े तौर पे अब जिसको कहना चाहिए उनकी वर्डिक्ट है कि इलेक्शन कराए जाएँ तवातर के साथ, लेकिन नहीं, हर 4 साल के बाद नहीं हो रहे। अभी जो इसमें इलेक्शन कमीशन 2025 के एक्ट में आमना तरमीम की गई है ना, माज़र के साथ मुझे लगता है कि और बड़ी शरारत हुई है उसमें। देखें, इख्तियारात
पंजाब हुकूमत बिल्कुल और MNAs MPAs और प्रोविंशियल गवर्नमेंट नीचे जाने नहीं देती। उसमें लिखा गया है कि ये अगर ये जो अपना तरमीम की गई है उसके मुताबिक जब इलेक्शन हो जाएंगे तो इलेक्शन के बाद ये जो यूनियन कौंसल और ओवरऑल जो चेयरमैन और वाइस चेयरमैन बनते हैं वो कमिश्नर और डिप्टी इलाके के कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर के अंडर होंगे। देखिए ये तो वही बात है कि जी बल्दियाती निज़ाम भी है लेकिन कमिश्नरी निज़ाम भी साथ साथ चलेगा। आपको याद है 2001 का अपना ये जो लोकल गवर्नमेंट एक्ट था मुशर्रफ साहब के ज़माने का, उस पर बड़ा ज़बरदस्त तरीके से काम शुरू किया था और आपने देखा पीपल्स पार्टी PMLN ने अब बाद में जो ही मुशर्रफ का इक़्तिदार ख़त्म हुआ इन्होंने तरमीम करके फ़ौरन कमिश्नरी निज़ाम को बहाल किया और ये लोकल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन जो है ना वो इनकी छुट्टी करा दी। देखें बड़ी वाज़ेह तौर पे हमने एक तो पैसे की फ़ंड्स की रिसोर्स की लड़ाई है, ये हम बात करते हैं डोर स्टेप पे इंसाफ मिलेगा, मुश्किलात हल होंगी। एक दफ़ा लोग कहते हैं कि जी नालियाँ बनाना, छोटे छोटे काम करना, हेल्थ के इश्यूज़ हैं, तालीम के इश्यूज़ हैं, 70% आबादी देहातों में रहती है, ये काम लोकल गवर्नमेंट को करने चाहिए और सेनेट और कौमी असम्बली और जिसके बाद प्रोविंशियल असम्बली में लेजिस्लेशन होनी चाहिए। देखें वहाँ तो बात ही नहीं होती, छोटी छोटी चीज़ें, सारी बात ये इख्तियारात हाथ से क्यों जाएंगे, इसके जाने की जो है ना वो इजाज़त नहीं दी जा सकती, ये माइंड सेट है। और दूसरा देखें 2015 में आखिरी मरतबा इलेक्शन हुए थे, बल्दियाती इंतखाब हुए थे, आप देख लें आप 10 साल हो चुके हैं और बीच में PTI की हुकूमत आई थी। 2018 में इन्होंने इलेक्शन जो है ना ये सारे तोड़ दिया था अपना सारा सिस्टम और उसको इनडेफिनेट पीरियड के लिए लेट कर दिया गया था, डिले कर दिया गया। अब सूरत हाल पंजाब में यह है कि माजरत के साथ इनको फियर फैक्टर कहा गया है कि जी इलेक्शन करवाएंगे तो PTI जीत जाएगी। इसके लिए उन्होंने आपने देखा नॉन पार्टी इलेक्शन का भी फैसला किया गया और उसमें फिर एक शरारत यह है कि नॉन पार्टी इलेक्शन में जीतने वाले जो होंगे आमना वो किसी पार्टी में 3 दिन के अंदर उनको ज्वाइन करना लाजमी होगा। मतलब यह है कि फिर आप लॉयल्टी चेंज करवाएंगे, आपको किसी ना किसी तरीके से आप ये काम होगा कि जी किसी और तरीके से रिश्वत से दौलतादी से कुछ और मुख्तलिफ़ किस्म के इंसेंटिव दे के आप कहेंगे कि इस पार्टी में शामिल हो जाए। मेरा ख्याल है ये बहुत बड़ा धब्बा है PML गवर्नमेंट के ऊपर और इनको दाग होना चाहिए, इलेक्शन करवाने चाहिए। और ये कि डर क्या है भाई जी, ठीक है आज आप हैं कल कोई और आ जाएगा, लेकिन इतने अर्से तक डिले करना तो मेरा ख्याल है कोई बात बनती नहीं है। तो नतीजतन मेरा ख्याल है आम आदमी के आमना मुश्किलात जो हम बात करते हैं ना वो हल होने की तवक्को की जा रही थी, वो नहीं हो रही। अब देखना यही कि कौन जाएगा सुप्रीम कोर्ट में दोबारा, जो एक मरतबा पहले भी गया था, और वहाँ से बाकायदा ऑर्डर लेके आएगा कि फ़लाँ तारीख तक आपने इलेक्शन करवाने हैं। वैसे मादत के साथ आपने देखा हमारे यहाँ तो ये भी हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने, आपको याद है वादे तौर पे पिछली दफ़ा कहा था PTI के ज़माने छुट्टी होने के बाद उनकी हुकूमत के जी फ़लाँ वक्त इलेक्शन कराए जाएँ, नहीं कराए गए थे। तो अब कोई बंदा सीरियसली नहीं लेता। अब अफसोसनाक बात है कि अब हमारी सुपीरियर अदालतों की भी बात सुन नहीं रहा। तो आके आखिरी बात आमना इसमें यह है कि आप ये वेस्टर्न इंटरेस्ट है MNAs MPAs का, एक तो वो फंड्स की तकसीम है, वो कहते हैं कि जी किसी सूरत में भी ये फंड जो है ना मामला स्मूथ रहेंगे कि जो यहाँ पे क्या मामला देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ से भी बयानबाजी काफ़ी हो रही है लोकल बॉडीज़ के लेकर। जी देखिए आमना अब जिस तरीके से पीपल्स पार्टी अब ज़ाहिर है इनके अख्तलाफात आपने देखा बहुत से लेवल में बहुत आगे चले गए हैं। तो ये भी एक हसन मुर्तज़ा साहब जो MP हैं, बड़े सख्त बोलने वाले हैं पीपल्स पार्टी के, उन्होंने तो बड़ी शदीद मुखालफत किया है। आज़मा बुखारी ने भी उनके जवाब में कहा कि अभी हम नहीं बोलते, आपकी पार्टी के अंदर इख्तलाफात शुरू हो जाएंगे, मैं आपको बाद में जवाब दूँगी। तो इस पर भी उनके नून के पीपल्स पार्टी के इख्तलाफात हैं। लेकिन असली बात है आमना कि इलेक्शन क्यों नहीं कराए जा रहे। इलेक्शन कराने के लिए मेरा ख्याल है इलेक्शन कमीशन ने तो बावजूद इफ्स एंड बट्स के अल्टीमेटली उन्होंने कहा इलेक्शन करवाएं। अब सुप्रीम कोर्ट में कोई जाके ये फैसला करवाएगा तो इलेक्शन होंगे, अदरवाइज मुझे नहीं लगता ये जिस तरह कहा गया है कि नीयत नहीं। थैंक यू सो मच एहतशाम साहब, आपने बड़ा इंसाइटफुल इस पर तज्जिया अपना पेश किया। अगली स्टोरी की जानिब बढ़ते हैं नाज़रीन। टेक्नोलॉजी में तरक्की क्या हुई, डिजिटल फ्रॉड क्राइम की शरह बढ़ गई है। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के मुताबिक 2025 के दौरान अब तक साइबर जराइम में 35% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। विफाकी तहकीकाती एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक 2024 में इदारे को 73,000 से ज़ायद शिकायत मौसूल हुई, जिनमें से सिर्फ 1604 मुकदमात दर्ज किए गए, जबकि इन शिकायत में से निस्फ के करीब माली धोखाधड़ी से मुतालिक थी। व्हाट्सएप हैकर्स के लिए आसान हदफ बन चुका है, जिसके ज़रिए माली फ्रॉड के बेशुमार केसेस सामने आ रहे हैं, क्योंकि अब AI के ज़रिए हैकर्स हकीकी आवाज़ें तैयार कर रहे हैं, जिन्हें किसी जानने वाले या इदारे का तासुर देकर माली इमदाद की अपील की जाती है या फिर इनामी स्कीम्स के ज़रिए लोगों को धोखा दिया जाता है।
इससे अब कैसे बचा जा सकता है और सार्फिन कैसे अपने अकाउंट्स को महफूज कर सकते हैं, इस पर बात करने के लिए लीगल एक्सपर्ट एंड एनालिस्ट हमाद रुहेला साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। उनका एनालिसिस लेते हैं इस पर। हमाद, ये जो साइबर क्राइम में 35% हम स्पाइक देख रहे हैं, इसमें जो सारी सिचुएशन बनी हुई है, ख़ास तौर पर डिजिटल लिटरेसी का जो बहुत बड़ा मसला हमें फेस करना पड़ा है, वो ख़ास तौर पे साउथ पंजाब वाली साइड पर है। आप क्या समझते हैं, एक तो हमें ऐसे कम्युनिटी लेवल क्या इकदाम करने चाहिए, और इसके साथ साथ अगर हम इसका लीगल एंगल देखें तो हमारे जो साइबर लॉज हैं और हमारे जो इन्वेस्टिगेटिव कैपेसिटी है, आप समझते हैं वो सफिशेंट है इस तरह के क्राइम्स को देखने के लिए? देखिए, कोई भी क्राइम्स हो, किसी भी माशरे में अगर क्राइम्स बढ़ रहे हैं, किसी भी किस्म के क्राइम्स बढ़ रहे हैं, तो वो हौसलामंद बात तो नहीं होती। सेहतमंद अलामत तो वो उस माशरे की नहीं है। जो आपने अभी फिगर्स हमें बताए हैं NCCIA की रिपोर्ट के मुताबिक कि 35% साइबर क्राइम्स हमारे लिए बढ़ रहे हैं, तो ये हमारे लिए लाजमी बात है, परेशान कुन चीज है, इसके बारे में हमें सोचना चाहिए। लेकिन इसको सिर्फ एक स्टैटिस्टिक्स के तौर पर नहीं देखना चाहिए, सिर्फ फेस वैल्यू पे नहीं देखना चाहिए कि 35% बढ़ गए हैं। इस परसेंटेज के अंदर झांक के देखने की जरूरत है, कोशिश करने की जरूरत है कि हम समझें कि इसके अंदर क्या इंफॉर्मेशन छुपी हुई है, क्या वजूहात हैं जिसकी वजह से ये क्राइम्स बढ़ रहे हैं। जब तक हम उनको एड्रेस नहीं करेंगे, हम इस मामले को सही तरीके से आगे नहीं लेके जाएंगे। और यही क्राइम के रेट्स होते हैं, यही फिगर्स होते हैं जो फिर हमारी इंटरनेशनल रैंकिंग में भी नजर आते हैं। बहरहाल इस वक्त जो बात हम कर रहे हैं, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, जैसे जैसे ये हमारी जिंदगियों को आसान कर रही है, बिल्कुल उस तरीके से हम देख रहे हैं कि आने वाले दिनों के साथ साथ इनके साथ, इस टेक्नोलॉजी के साथ, इंटरनेट के साथ जुड़े मसाइल भी हमारे सामने आ रहे हैं और इससे जुड़े नए जराइम भी हमारे सामने आ रहे हैं। पाकिस्तान जैसे माशरे में जहां पर जो पुराने क्राइम्स हैं, जनरल क्राइम्स जिनको हम कह सकते हैं, उन्हीं के बारे में रिस्पांस मैकेनिज्म अभी तक एड्रेस नहीं हो पाया प्रॉपर्ली। हमारे मुल्क में तो अभी तक लोगों को शायद ये नहीं पता चल सका कि आज़ादी राय कहाँ खत्म होती है, नफरत अंगेजी, शर्मगेजी कहाँ से शुरू हो जाती है, या सवाल क्या है और तौहीन क्या है, और इन दोनों में फर्क क्या है, ये हमारे माशरे में भी नहीं समझ आया। और इसका कुछ कसूर हमारे अरबाब इख्तियार पे भी है। बहरहाल उस बहस पे नहीं जाते। कमिंग बैक टू ये टॉपिक, ये एक बड़ा अलार्मिंग इशू है, इसको हमें एड्रेस करना चाहिए और तमाम स्टेक होल्डर्स को मिलकर इस बारे में बात करनी चाहिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात आपने खुद कही कि डिजिटल एजुकेशन के ऊपर, लिटरेसी के ऊपर हमें काम करना चाहिए। हमें करिकुलम लेवल के ऊपर कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, हमें पब्लिक अवेयरनेस लानी पड़ेगी ताकि लोगों को, कुछ बच्चे, क्योंकि इस क्राइम के ज्यादातर विक्टिम्स हम ये भी देख रहे हैं कि ऐसे हैं जो कि बड़ी उम्र से ताल्लुक रखते हैं, जो कि आप क्लियरली स्कूल में नहीं जाते। तो पब्लिक मास अवेयरनेस कैंपेन्स हमें डिजाइन करनी पड़ेंगी। हमारी जो अप्रोच है, हमें उसको मास लिटरेसी की तरफ, इन्फोर्समेंट पे लेके जाना चाहिए, जबकि हमारी करंट अप्रोच हमें एडहॉक नजर आती है। हर चीज की तरह हम नी जर्क रिएक्शन देते नजर आते हैं। यहाँ पर भी हमारी पॉलिसी भी वही है, और साथ ही साथ जहां हम नी जर्क रिएक्शन देख रहे हैं, वहां पर हम आसान टारगेट्स को पकड़ रहे हैं। हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंट्स ऐसे बच्चों को, कम उम्र लोगों को पकड़ लेते हैं कि आपने कल इंटरनेट पे डांस किया था जिसकी वजह से हमारा माशरा खराब हुआ है, इसलिए आपको रोका जा रहा है। अगर माशरा खराब होने से रोकना है तो क्राइम पेट्रोलिंग की जरूरत है, क्राइम पुलिसिंग की जरूरत है, मॉरल पुलिसिंग की जरूरत इन्फोर्समेंट एजेंसी को नहीं है। ये जैसा आप लिटरेसी की बात कर रही हैं, एजुकेशन की बात कर रही हैं, ये असातिज़ा का काम है, उन्हीं तक रखना चाहिए। जहां क्राइम्स की बात है, टेक क्राइम्स की बात है, तो जहां पूरी दुनिया में ये बढ़ते दिखाई दे रहे हैं, सिर्फ पाकिस्तान ही में नहीं, लेकिन फर्क ये पैदा होता है कि वो लोग, बाकी दुनिया के लोग इसको एड्रेस कैसे करते हैं, इस पर रिएक्ट कैसे करते हैं। अगर आप देखें बाकी दुनिया में तो AI ड्रिवन मॉनिटरिंग के ऊपर बात की जा रही है। वीजा जैसी कंपनी जो है ग्लोबल स्केल पे AI टूल्स को अपना रही है ताकि प्रिडिक्ट कर सके कि कहाँ कैसा फ्रॉड हो सकता है, ताकि उसको होने से पहले रोका जा सके। हमारे इदारे, जैसा मैंने बताया, हमारी पॉलिसी ऐसी है, तो हम अभी भी रिएक्शन मोड में नजर आते हैं। हमें इसको बदलने की जरूरत है। हमें प्रिडिक्टिव टूल्स को, AI को हमें इंटीग्रेट करने की जरूरत है अपने सिस्टम में, और अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो ये डिटेक्शन लैग्स हमारे सामने रहेंगे, जिसकी वजह से लॉसेस भी बढ़ते रहेंगे। एक और तरफ अगर मैं इशारा करूं, आपके पास अगर वक्त हो तो, हमें दुनिया को सेटिस्फाई करना पड़ेगा कि टेक्नोलॉजी वाइज हमारा मुल्क सेफ भी है और आपके लिए एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन भी है। आप देखिए कि दुनिया में GDPR का कानून मौजूद है, EU के अंदर कानून मौजूद है, वो लोगों को, वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी अट्रैक्ट करता है। अगर कोई कंपनी जो EU बेस्ड कंपनी है, जो GDPR से प्रोटेक्टेड कंपनी है, क्या चांसेस हैं कि वो कंपनी अपना बिजनेस पाकिस्तान में बेस्ड किसी ऐसी कंपनी को दे दे जिसके मुल्क में, हमारे मुल्क में डेटा प्रोटेक्शन लॉज ही मौजूद ना हो?
कितने % चांसेस है कि वो ऐसी कंपनी के साथ बिजनेस करना चाहेगी जहां उनको पता है कि उनकी अदलिया को भी समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है कि डेटा प्रोटेक्शन, डेटा कॉन्फिडेंशियलिटी किस चिड़िया का नाम है, क्यों जरूरी है। जहां तक आपने एक और बात की कि सिर्फ 1600 केसेस, ये भी बहुत अलार्मिंग चीज है। हम देखते हैं कि FIA हो गई या पुलिस इदारा हो गया या कोई भी हो गया या इवन कोई और पैरा, हमने देखा था पिछले दिनों कोविड आया था तो तब भी हमने देखा था रिपोर्टिंग के बारे में भी कहा जा रहा था कि रिपोर्टिंग भी कम है। तो यहाँ क्राइम्स की एक तो पहले ही रिपोर्टिंग कम होती है कंप्लेन की सूरत में, और जहां कंप्लेन हो जाती है उसको कन्वर्ट FIR में नहीं किया जाता बहुत आसानी से। कई हफ्ते, कई माह एप्लीकेंट्स को मैंने खुद देखा है चक्कर लगाने पड़ते हैं इन दफ्तरों के। और इस तरफ अगर हम उनकी राय जानना चाहें कि उनका क्या मसला है, तो वो रेगुलेटर्स के क्या इशू है, तो वो आगे से बताते हैं कि FIR होने की सूरत में भी उन्हीं को जवाब देना पड़ता है कि आपके इलाके में कानून क्यों तोड़ा जा रहा है, आपके इलाके में क्राइम्स क्यों बढ़े हैं। इसलिए इसका आसान हल यही है कि FIR काटो ही ना। तो ये जो कंप्लेंट टू FIR रेशो है ये बहुत कम है। और अगर किसी की FIR हो जाती है, कोई अदालत में चला जाता है, सिविल मुकदमे में चला जाता है, क्रिमिनल मुकदमे में चला जाता है, तो एक ज्यादा बड़ा पहाड़ हमारे सामने होता है जजेस को बताने में कि एक AI कंपनी, एक टेक कंपनी के लिए डेटा क्यों जरूरी है, डेटा क्या है, उसकी ब्रीच कैसे होती है और उसको कैसे मिसयूज से रोका जाए। यहाँ पर हम यहाँ तक मिसाल देते हैं अदलिया को, जजेस में कि अदलिया को हम ये मिसाल देते हैं कि एक ज्वेलरी शॉप की मिसाल देखिए, अगर आप वहां से ज्वेलरी चोरी कर लेंगे तो वो एक दुकान तो रह जाएगी मगर एक बिजनेस नहीं रहेगा। टेक कंपनीज के लिए डेटा उतना ही जरूरी है, वैसे ही प्रोटेक्ट करना जरूरी है। अगर आप उनसे उनका डेटा ही चुरा लिया जाए तो वो बिजनेस नहीं कर सकेंगे। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि समझने में हमारी अदलिया, क्योंकि लैक ऑफ ट्रेनिंग है, अभी तक लैक ऑफ अवेयरनेस है, वहां पर भी कासिर है, जिन चीजों को हमें देखना चाहिए। बिल्कुल। और एक जानिब हमारी हुकूमत की ये ख्वाब कि हमें डिजिटल नेशन बनना है, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा डिजिटल लिटरेसी ये बहुत अहम है और उसके लिए वैसी ही पॉलिसीज हमें डिवेंगी, इन तमाम इशूज़ को ट्रैक करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच। हमाद रुहेला हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक। इकोनॉमी से जुड़े कुछ मामला पर बात करते हैं। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा है कि पाकिस्तान की तरक्की में सबसे बड़ी रुकावट क्लाइमेट चेंज और आबादी में बेतहाशा इजाफा है। उन्होंने कहा कि मौसमियाती तब्दीली की वजह से मुआशी ग्रोथ हासिल करना मुश्किल मरहला हो गया है। पंजाब में स्मोग हो या मुल्क भर में आने वाले सैलाब, इनकी शिद्दत हर गुजरते दिन के साथ बढ़ रही है, जो पाकिस्तान को $1 ट्रिलियन इकॉनमी बनने से रोक रही है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि इंसानी जानों के ज़िया के साथ साथ बेपनाह माली नुकसान भी हो रहा है। हालिया सैलाब से कबल GDP की ग्रोथ 4.2% वो कह रहे थे कि तवक्को की जा रही थी और यही हदफ सेट किया गया। ताहम पंजाब में बड़े पैमाने पर एग्रीकल्चर के शोबे में होने वाले नुकसान के बाद अब GDP ग्रोथ जो है वो 3.5% जो है वो एक्सपेक्ट की जा रही है। और अब देखते हैं कि ये हदफ किस तरह से। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इकोनॉमी एक्सपर्ट हारून शरीफ साहब। थैंक यू सो मच हारून साहब, आप क्या समझते हैं कि ये जो फाइनेंस मिनिस्टर बात कर रहे हैं कि 2 इश्यूज़ हैं मेजर, जिनकी वजह से हम हमारी जो इकोनॉमी है वो उस तरह से फ्लरिश नहीं कर पा रही जो हम $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का ख्वाब देकर बैठे हैं। आप क्या समझते हैं कि ये फैक्टर्स किस हद तक कॉस्ट करते हैं पाकिस्तान की इकोनॉमी को, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म? और इसके साथ साथ ये भी कहिएगा कि जो हमारी GDP की ग्रोथ प्रोजेक्शन है उसको ये फैक्टर्स कितना इफेक्ट करते हैं? जी आमना, बहुत शुक्रिया। देखिए, जो मोहम्मद औरंगजेब साहब कह रहे हैं वो काफ़ी हद तक दुरुस्त है कि ये जो एक्सटर्नल या एक्सोजनस इकोनॉमिक शॉक्स आते हैं, क्लाइमेट चेंज से फ्लड्स आ जाते हैं, ड्राउट आ जाते हैं, तो इन चीज़ों का बड़ा सीरियस इम्पैक्ट आता है ऐसे मुल्क में जहाँ पर ज़्यादातर लोगों का इन्हिसार रोज़गार का ज़राअत से लिंक शोबों के ऊपर है। तो यहाँ तक तो उनकी बात मेरी समझ में आती है, लेकिन जो 2-3 चीज़ें एज ए मिनिस्टर आपको डायग्नोस्टिक देना इज़ गुड, लेकिन साथ साथ बताना चाहिए कि उसको डील करने के लिए हुकूमत ने क्या पॉलिसी चेंजेस की हैं, कौन से इदारे मजबूत किए हैं ताकि उनके शॉक को मिनिमाइज़ किया जा सके और इकोनॉमिक ग्रोथ पे वो इम्पैक्ट ना आए। ये जो खाली डायग्नोस्टिक है उससे मैं एग्री नहीं करता, क्योंकि वो तो दुनिया जहान के एनालिस्ट्स और इंस्टीट्यूशंस इसकी बात करते हैं कि पाकिस्तान एक वल्नरेबल है इन शॉक्स पे। दूसरी चीज़ जो इकोनॉमिक ग्रोथ की आपने बात की, अगर पिछले 4 बरस की इकोनॉमिक ग्रोथ को एवरेज आउट करें तो वो 2% से कुछ कम बनती है एवरेज आउट में। ये बहुत कम इकोनॉमिक ग्रोथ है और मेरी वरी ये है कि एक पॉलिसी का वैक्यूम है
और कुछ स्लोगन्स जो हैं वो मिसप्लेस्ड हैं। जैसे $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो स्लोगन है, वो स्लोगन आपको एक ड्रीम तो दिखाता है, लेकिन वो $1 ट्रिलियन इकोनॉमी उसी वक्त पाकिस्तान को हेल्प आउट करेगी जब वो एक्सपोर्ट्स पर बेस होगी, जब वो पीपल सेंट्रिक होगी, जब वो लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करेगी। अगर वो करंट ढांचे में इंटरनल ट्रेडिंग पर, रियल एस्टेट, स्टॉक मार्केट पर बेस करेगी, तो आई एम अफ्रेड कि उस $1 ट्रिलियन से हम जहां बैठे हैं वी आर बेटर ऑफ। सो वी नीड टू बी वेरी एज समबडी हु हैज सीन कि दुनिया के मुल्कों ने कैसे आगे गए हैं और किस तरह स्टैग्नेंट हुए हैं। ये जो बाइंडिंग कंस्ट्रेंट्स हैं उसमें क्लाइमेट की तब्दीली एक बाइंडिंग कंस्ट्रेंट ज़रूर है, लेकिन पॉलिसी वैक्यूम है, इंस्टीट्यूशनल वैक्यूम है, जिसकी वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ उस तरह नहीं बढ़ पा रही जितनी पढ़नी चाहिए। तो फिर ये नेग्लिजेंस या इनकॉम्पिटेंस तो हुकूमत के हम साइड पर देख रहे हैं। ये कहिएगा, जिस वक्त हम देखते हैं कि मल्टीलैटरल लेंडर्स जैसे कि वर्ल्ड बैंक हो गया या IMF हो गया, जिस वक्त ये क्लाइमेट चेंज के मद में हमें लोन दे रहे होते हैं या फंड्स दे रहे होते हैं, तो उसके लिए हम एक उसका राइट यूज़ उसको इंश्योर करना क्या इन इदारों का काम नहीं है? क्योंकि हम देखते हैं कि पाकिस्तान में एक सबसे संगीन मसला इसका मिसयूज़ है इन फंड्स का। सो इसको ट्रैक करने के लिए आप क्या समझते हैं कि कोई अकाउंटेबिलिटी मेजर्स जैसे कि इंडिपेंडेंट ऑडिट होना, ऐसा कोई निज़ाम मौजूद या होना चाहिए? जी बिल्कुल। देखिए, जहाँ तक तो मल्टीलैटरल लोन्स का ताल्लुक है जो कि क्लाइमेट रेजिलियंस के लिए हैं या जो नुकसानात हो जाते हैं लाइवलीहुड को दोबारा से लाइन पर लाने के लिए हैं, उनका तो अपना मॉनिटरिंग का मैकेनिज़्म है। वो अपने इंडिपेंडेंट असेसमेंट्स करते हैं, गवर्नमेंट को एडवाइस देते हैं, कंडीशनैलिटीज़ को उस तरफ ले जाते हैं, तो उसका तो लोन का एक मैकेनिज़्म इस्टेब्लिश्ड है। सवाल ये है कि हमें लोन जो लेना है आया वो उसका हल है कि हमें अपनी पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट की तरजीहात बदल के अपना पैसा भी इसमें लगाने की ज़रूरत है। और जो सलाहियत की आपने बात की वो बहुत बड़ी अहम है। अगर हमने ये NDMAs और PDMAs इतने सालों से बना के रखे हुए हैं, इसकी एक इंडिपेंडेंट असेसमेंट होनी चाहिए कि इन्होंने डिलीवर क्या किया है, और अगर नहीं कर रहे हैं तो इनको कैसे मजबूत करना है। ये खाली मिनिस्ट्रियों का काम नहीं है, ये हमारे इदारों का काम है, इसके अलावा ये प्राइवेट सेक्टर का काम है। देखिए ना, इतने सारे हमारे बैंक्स हैं जिन्होंने बम्पर प्रॉफिट किया है, स्टॉक मार्केट बम्पर प्रॉफिट कर रही है, तो वो क्लाइमेट रेजिलियंस के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, बॉन्ड्स हैं, इक्विटी फंड्स हैं, वो क्यों नहीं फ्लोट कर पा रहे? उनको क्या इंसेंटिव चाहिए या उनकी क्या अकाउंटेबिलिटी चाहिए सेंट्रल बैंक और SECP के थ्रू कि उनको डायरेक्ट किया जाए कि आपके पास लिक्विडिटी है, ये एक मुल्क का जिसको हम कहते हैं एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है, आप इस तरफ अपना पैसा लगाएं। वाई ओनली एक्सटर्नल लेंडर्स? बाकी ये बात आपकी और ये लेंडर्स लास्टली इनको हम जवाबदेह हैं, ये पैसा किस तरीके से यूज हुआ? जी, दो तरह के पैसे होते हैं, क्योंकि मैंने बहुत साल इन लेंडर्स की तरफ से काम किया। देखिए, एक पैसा होता है जो प्रोजेक्ट लिंक्ड है कि आपने ये प्रोजेक्ट बनाना है और आपने उस पैसे की मॉनिटरिंग, उसकी रिव्यूज़ और सब कुछ का एक तरीका तय किया जाता है और इम्पैक्ट देखा जाता है। एक पैसा है जो हम बजट में लेते हैं, जैसे IMF की इस दफ़ा हमने क्लाइमेट एंड रेजिलियंस ट्रस्ट की फैसिलिटी ली हुई है, या वर्ल्ड बैंक बजट के सपोर्ट में डाल देता है और वो आपसे अग्री कर लेता है कि आपने कुछ पॉलिसीज़ बनानी। उसको हम फंजेबल कहते हैं कि उस पैसे को गवर्नमेंट कहीं भी लगा सकती है, क्योंकि वो प्रोजेक्ट लिंक नहीं होता है। वो प्रोजेक्ट हुकूमत ने खुद बनाने होते हैं, उसमें MPS की स्कीम भी आ सकती हैं, उसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर भी आ जाता है, उसके अंदर रिफाइनरीज भी आ जाती हैं, तो वो फिर वो पैसा टारगेटेड नहीं होता है। एंड आई वुड एडवाइज कि आप प्रोजेक्ट लिंक पैसा बोरो करें जिसकी अकाउंटेबिलिटी और उसके जो इंडिकेटर्स हैं बड़े क्लियरली डिफाइंड हो, और उसको थर्ड पार्टी वेरीफाई करे, ना कि ब्यूरोक्रेट अपनी रिपोर्ट्स बना के उसको सब अच्छा आगे कर दे। ये फॉल्ट लाइन्स हैं। थैंक यू सो मच हारून साहब। प्रोग्राम के आखिर में बात करेंगे एक ऐसी खबर की जो पूरी इंसानियत के मुस्तकबिल से जुड़ी है। UN के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस ने जेनेवा में आलमी मौसमियाती तंजीम के 75वें इजलास में खबरदार किया है कि हमारा कुर्रा अर्ज़ तबाही के दहाने पर पहुंच चुका है।
गुज़श्ता 10 साल तारीख के गर्म तरीन साल करार पाए हैं और समंदरों की गर्मी ने तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। उनका कहना था कि ज़मीन के चप्पे चप्पे पर जंगलों की आग, तबाहकुन सैलाब, तूफ़ान और शदीद गर्मी की लहरें नया मामूल बन चुकी हैं। गतरेस ने कहा कि अब वक्त आ गया है कि दुनिया ख्वाब गफलत से जागे। उन्होंने आलमी रहनुमाओं से अपील की है कि वो फौरी तौर पर अर्ली वार्निंग सिस्टम्स के लिए फ़ंड्स फराहम करें ताकि किसान अपनी फसलें बचा सकें, ख़ानदान बर वक्त महफूज मकाम पर पहुँच सकें और पूरी बरादरियाँ तबाही से बचने की तैयारी कर सकें। और अगर अर्ली वार्निंग सिस्टम भी इंस्टॉल किया जाए तब भी 30% तक जो है नुकसान उससे हम बचा सकते हैं, वो होने से बच सकता है कि 70% को हम फिर भी नहीं बचा सकते। लेकिन सवाल ये है कि क्या दुनिया के जो बड़े रहनुमा वाकई इस बिगड़ते मौसम के ख़िलाफ़ एक मौसर महाज बना पाएंगे, या फिर हम सब एक ऐसी ज़मीन के बासी बनते जा रहे हैं जो आहिस्ता आहिस्ता ज़िंदगी गुजारने के काबिल नहीं रह जाएगी। और इससे सबसे ज़्यादा नुकसान मेरीन लाइफ को होगा, क्योंकि जैसे जैसे हम देख रहे हैं कि टेम्परेचर ज़मीन का बढ़ता चला जा रहा है, हमारी मरीन लाइफ वो महदूद होती जा रही है। और इसके साथ साथ नेक्स्ट मंथ हम देख रहे हैं कि COP30 क्लाइमेट समिट जो कि ब्राज़ील में होने वाला है, वहाँ पर इस हवाले से क्या फ़ैसले होते हैं, क्या आलमी लीडरान इस हवाले से वाक़यातन कोई अहम कदम उठाएंगे मिलकर, और इस हवाले से क्या इक़दामात किए जाएंगे। क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज़ में भी हम देख रहे हैं कि 2 मिलियन से ज़ायद अमवात हम देख रहे हैं गुज़श्ता 5 दिहाइयों में। अगर हम सिर्फ 5 दिहाइयों की बात करें तो उसमें हो चुकी हैं इन क्लाइमेट की वजह से जो तब्दीलियाँ हम देख रहे हैं। इसके साथ ही इस खबर के हवाले से आप कमेंट सेक्शन में जाके अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। प्रोग्राम से हमें इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह कल मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।